स्क्रीन पर आइए, देखिए, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो वैद्युत ऊर्जा हम लोग पढ़ने वाले थे, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिजल्ट और बताना चाह रहा हूँ। कल जो ताप के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो उसके लिए यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी, एक नोट आप लोग लिख लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध R0 तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R100 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ कॉमा लगा के लिखें, R100 पर तथा T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध RT है, तब ये अगर हमें ताप निकालना हो, या T डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे लिख दें तथा अज्ञात ताप T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध RT है, तब अज्ञात ताप कैपिटल T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 और इंटू में 100, ये सूत्र बन जाएगा। इसको बच्चे सभी नोट कर लें कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध R0 है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R100 है तथा अज्ञात ताप T पर तार का प्रतिरोध RT है, तब अज्ञात ताप कैपिटल T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। इस सूत्र से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक बेटा, इसको याद रखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वैद्युत ऊर्जा, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसके लिए परिभाषा क्या होती है कि 1 सेकंड में किसी वैद्युत परपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा को, 1 सेकंड में किसी वैद्युत परपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? W से। इसका सूत्र बनता है W बराबर VQ। V जो है वैद्युत परपथ के सिरों का विभवांतर और Q वैद्युत परपथ में T सेकंड में प्रवाहित आवेश। तो इसका बेटा जब हम रिजल्ट आगे बढ़ाएंगे, चूंकि Q बराबर होता है IT, तो इसलिए W बराबर होना चाहिए VIT। क्या होना चाहिए? W बराबर VIT। एक सूत्र ये मिल जाएगा। अब अगर हम इसी को आगे और रिजल्टों में प्रदर्शित करें कि जैसे R के पदों में, एक तो ये आपका VQ हो गया, R के पदों में या अन्य फार्मूलों के रूप में इसको प्रयोग करें, तो V बराबर क्या होता है बेटा? IR। चूंकि V इक्वल टू क्या होता है? IR। इसको डाल दीजिए चाहे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W बराबर V की जगह क्या लिखना? IR Q हो जाएगा, IRQ। ठीक है, या इसी फार्मूले में ऐसे करें, यहीं से, यहाँ से चूंकि V बराबर IR, तो इसको हम W, इसलिए W बराबर यहीं से लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। ये हो गया I स्क्वायर RT। समझ रहे हो सभी? ये बन गया। अब इसी में और भी, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस प्रकार से इन फार्मूलों का हम उपयोग कर सकते हैं। ये वैद्युत ऊर्जा के लिए फार्मूले हैं। यहीं वजह से इसको हम
V बराबर आई आर लिखना था तो V बराबर आई आर इंटू क्यू हो जाता अगर आवेश दिया जाए। तो वो आप लोग सवालों के हिसाब से अपना रिजल्ट परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो W बराबर वी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी में जैसे R की वैल्यू जैसे R है, अभी इसी को और फॉर्मेट में ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। R बराबर होता है V अपॉन आई, मतलब यही फॉर्मेट अगर हम इसी R की जगह पर V अपॉन आई रखते हैं तो इसी की जगह पर W बराबर आई स्क्वायर इंटू वी और इंटू आ जाएगा टी, तो ये बन जाएगा और नीचे होगा आई, तो इससे पावर कैंसिल, तो ये वी आई टी, वही सब एक दूसरे से सब रिजल्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके के रिजल्ट जो होंगे उन्हीं को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या है कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है एक कैलोरी का मान, या इसी को समथिंग में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहते हैं 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल। तो अब अगर हम इसी को इन सभी रिजल्टों को ऊष्मा में परिवर्तित करें, किसमें बेटा, ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए, ऊष्मा। ठीक, तो ऊष्मा में जब हम लोग परिवर्तित करेंगे तो कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए ये है ऊर्जा और इसको ऊष्मा, तो ऊष्मा में यही रिजल्ट लिखे जाते हैं W अपॉन 4.18। ठीक, ये परिवर्तित हो गया हीट में। दूसरा रिजल्ट इसका हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए, या H बराबर इसको हम लिख सकते हैं VQ अपॉन 4.18, या H बराबर VIT अपॉन 4.18, या H इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18। तो ये सब सूत्र बन जाएंगे ऊष्मा, यानी इन सूत्रों में हम वैद्युत ऊर्जा के फार्मूला में अगर 4.18 का भाग दे दें तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखिए। अगर ऊष्मा में अगर इस तरीके से ऊष्मा पूछी जाए कि क्षैत ऊष्मा क्या होती है, वास्तव में जो ये ऊष्मा हम क्षय होती, जैसे परपथ में वैद्युत धारा बहती आवेश चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो जो उपकरण है या जो तार है मान लीजिए वो गर्म हो जाता है, तो जब गर्म हो गया तभी उसमें वो ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक, और उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। इसके लिए भी एक लॉजिक समझ लीजिए कैसे ये क्षय हो जाती है, कि जैसे देखो ये दो बिंदु हैं, ये भी बच्चे सभी ध्यान से देख लें कि एक ए है और एक बी है। इस पर बेटा क्यू आवेश इधर से इधर ले जा रहे हैं। ठीक, तो जब क्यू आवेश हम बेटा इधर से इधर ले जा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका वोल्टेज VA इससे इस वोल्टेज से कैसा होगा, ज़्यादा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर वैद्युत विभवांतर बन गया VA माइनस VB, ये। ठीक, अब देखो इस पर हमने जब क्यू आवेश रखा यहाँ, तो इस जगह का जो इस जगह की स्थितिज ऊर्जा है जैसे A की, तो UA इक्वल टू हो जाएगी QVA, और यहाँ पर जब वो क्यू आवेश चला गया तो इस जगह की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी QVB। तो जब बेटा इन दोनों के बीच आप अंतर करेंगे, जब दोनों के बीच आप अंतर करेंगे तो UA इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम लिखेंगे UB माइनस UA। तो डेल्टा U बराबर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये QVB माइनस QVA, और डेल्टा U इक्वल टू Q कॉमन आ जाए VB माइनस VA। तो अगर हम इनका परिणामी विभवांतर माने तो जैसे देखो ये VA माइनस VB होता है,
ठीक। लेकिन ये है वी बी माइनस वी ए, तो ये माइनस के चिन्ह के साथ आ जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस क्यू वी बन जाएगा। और क्यू बराबर होता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको डेल्टा टी समय लगा, समयांतराल, तो डेल्टा यू बराबर बन जाएगा माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी। ठीक है, ये तो स्थितिज ऊर्जा होगी ऐसे। अब चूंकि आवेश ऐसे बहता चला जा रहा है, तो आवेश का अगर इस चालक के अंदर किसी भी कण से या किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर संघट्ट ना हो, तो इसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी। तो वो गतिज ऊर्जा, ठीक, इस स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट रहेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गतिज ऊर्जा है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू ये बन जाएगा आई डेल्टा टी वी, आई डेल्टा टी वी। तो यही जो रिजल्ट है बेटा, ये वाला रिजल्ट, यही आपका वैद्युत ऊर्जा, यानी जो गतिज ऊर्जा उसको मिल गई, उसके कारण वो जो पदार्थ होगा या जो तार होगा वो हीट कर जाएगा। तो जब बेटा हीट कर जाएगा तो यही गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित, यानी ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही, इसी को हम बेटा लिख सकते हैं W बराबर आई डेल्टा टी वी। और आई डेल्टा टी वी क्या है, आई क्या है, डेल्टा टी, ये क्यू है। तो यही मान बन जाता है W बराबर क्यू वी। ठीक, तो इससे ये रिजल्ट हमारा निकल के आता है। तो कुल मिला के आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग फार्मूला याद रखिए, W बराबर वी क्यू। ठीक है, तो समझ गए होगे बेटा, ये हो गया वैद्युत ऊर्जा और उसमें ऊष्मा। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है वैद्युत शक्ति का। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर। किसी वैद्युत परपथ में, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर। अब वहां वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या वैद्युत, वहां पर क्या ऊर्जा के क्षय, और यहाँ पर क्या वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर। ठीक है, क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। और इसको बेटा P से प्रदर्शित करते हैं। और यदि मान लो T सेकंड में W ऊर्जा क्षय हो, तो यही रिजल्ट P इक्वल टू W अपॉन टी मिलता है। क्या मिलता है, P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक, अब आपने W के फार्मूला निकाले थे, VQ निकाला था, VQ लिखा हुआ था, VIT लिखा हुआ था, I स्क्वायर RT लिखा हुआ था। तो ये अगर सभी फार्मूला, चूंकि W इक्वल टू क्या होता है VQ, W इक्वल टू VIT भी होता है, और W इक्वल टू I स्क्वायर RT भी होता है। तो ये फार्मूला अगर हम इसमें पुटअप करें, तो इसलिए P इक्वल टू क्या क्या बन जाना चाहिए, VQ अपॉन टी होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो, VQ अपॉन टी भी लिख सकते हो, VQ अपॉन टी। तो VQ अपॉन टी के लिए डायरेक्ट इस फार्मूले का उपयोग कर लीजिए, इसका, इस वाले का। तो WP बराबर VIT है, तो T से T कैंसिल हो गया, तो क्या मिलना चाहिए, VI।
दूसरा, इसमें जब टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलना चाहिए, आई स्क्वायर आर मिलना चाहिए। समझ रहे हो, क्या मिलना चाहिए, आई स्क्वायर आर। और अगर इसी में जैसे आई है, आई ये वैल्यू आई है, तो आई जब v बराबर होता है आई आर, तो बेटा आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, v अपॉन आर। क्या होना चाहिए, v अपॉन आर। तो आर आई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, v अपॉन, देखो इसी में दो v अपॉन आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जब इसमें आप आई इक्वल टू वी अपॉन आर रख देंगे तो ये रिजल्ट वी स्क्वायर अपॉन आर और मिल जाएगा। तो ये शक्ति के वो हो जाते हैं। अब इसमें W अपॉन टी, तो इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक बेटा बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। क्या बन जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ठीक, और इसको जूल प्रति सेकंड, इसी को हम बोल देते हैं वाट। क्या बोलते हैं इसी को, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और जो यांत्रिक मात्रक इसका होता है, यांत्रिक मात्रक शक्ति का यांत्रिक मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचपी, हॉर्स पावर, एचपी अश्व शक्ति, एचपी। एक एचपी इक्वल टू 1 एचपी इक्वल टू क्या होता है, 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट, इसको कैपिटल डब्ल्यू डिनोट करते हैं। तो ये रिजल्ट हो गया, ठीक, मात्रक हो गया, ये फार्मूला हो गया शक्ति का। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है बेटा, ये सभी को समझ में आ गया होगा, कक्षा 10 के टॉपिक हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको अंग्रेजी में KWH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KWH। यानी इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा को नापने का, ठीक है, किलोवाट घंटा एक वैद्युत ऊर्जा को नापने का या वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का एक मात्रक है। ठीक, या ऐसे कह दीजिए वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के मात्रक को किलोवाट घंटा, या इसी को BTU बोलते हैं, BTU। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसकी अंग्रेजी होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड, TRADE, ट्रेड यूनिट। ठीक है, BTU। सामान्य बोलचाल में, सामान्य या साधारण, साधारण बोलचाल में इसको बेटा यूनिट ही बोलते हैं, यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। वैसे तो पूरा है किलोवाट घंटा, ऊर्जा को नापोगे किलोवाट घंटा, लेकिन साधारण बोलचाल में आजकल में जो प्रचलित है, आप लोगों ने देखा होगा बिजली का बिल लेने आता है आपका, बिजली का इतने यूनिट खर्च हो गया, ठीक है, 10 यूनिट 20 यूनिट 5 यूनिट उसका बिजली का खर्चा लगता है। ठीक है, तो उसको यूनिट बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं, यूनिट। और वैसे होना चाहिए किलोवाट घंटा। तो ये हो गया किलोवाट घंटा। अब इसकी वैल्यू देखो बेटा कैसे निकालते हैं, उसको बहुत ध्यान से। शक्ति, पावर, पावर क्या होती है, पावर ही तो वाट है। WP बराबर VI जब हम लिखते हैं तभी तो हम वाट इसका मात्रक लिखते हैं। पावर क्या है, वाट है, किलोवाट घंटा। ठीक, तो अगर मान चलिए 1 घंटे में, 1 घंटे में ऐसे मान चलो 10 वाट शक्ति, कितनी, 10 वाट, 20 वाट या P वाट शक्ति का व्यय होता है। ध्यान देना। अब शक्ति है, और जो शक्ति को हम कैलकुलेट करते हैं वो ऊर्जा है। शक्ति को क्या कैलकुलेट करते हैं, वही तो ऊर्जा है। तो अब हम उसको बेटा क्या लिखते हैं कि अगर मान चलिए जैसे हमने 10 वाट खर्च किया, कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो टोटल ऊर्जा हमने व्यय कितनी कर दी। तो उसी तरीके से हम लिखते हैं, चूंकि W बराबर
यानी कि ऊर्जा क्या होता है, वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। अब ये वी आई क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर। अब इसका पावर जो है ये टी घंटे में पूरा हो गया, ये समय है आपका टाइम, इतने समय में इसने खपत कर दिया। तो अब देखो बेटा कैसे लिखेंगे, वैद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा आप लिखोगे, वैद्युत ऊर्जा बराबर वी आई वाट इंटू टी घंटा, इतनी शक्ति इतने घंटे में व्यय। ठीक, तो वो टोटल हो गई ऊर्जा। अब देखो, अब वाट, अब हमने लिखना है क्या, किलोवाट घंटा, क्या लिखना है, किलोवाट घंटा। ध्यान दें, तो जब बेटा किलोवाट घंटा आप लोग लिखेंगे तो वाट को जब बेटा किलो में कन्वर्ट करोगे तो 1 वाट बराबर या 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो 1 वाट बराबर 1/1000 किलोवाट। ठीक, तो अब ये बेटा क्या बन जाएगा, वी आई, वी इंटू आई अपॉन 1000, ये बन गया आपका किलो वाट। ठीक, और इंटू में हो गया घंटा, टी घंटा, सॉरी, टू में टी घंटा। तो अब आप इसको कंबाइंड करके लिख दीजिए, वी आई टी अपॉन 1000, ठीक है, 1000 किलोवाट घंटा, ये हो गया वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं वैद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में। किसमें निकाल सकते हैं, किलोवाट घंटा में। कैसे, वी वोल्टेज, मान चलिए आपके यहाँ का वोल्टेज आपने 300 वोल्ट सप्लाई यूज किया है, 300 वोल्ट, कितने का, 300, और उसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, और वो आपने समय दिया है उसको 1 घंटे। तो आप इस तरीके से वी आई टी अपॉन क्या कर सकते हैं, 1000 फार्मूला लिख सकते हैं, तो ये किलोवाट घंटा में बदल जाएगा। अब कहते ये कह रहा है कि यूनिटों की संख्या बताओ, तो यूनिटों की संख्या देखो, ये है तो वाट ही, ये क्या है, वाट, वी आई किसका मात्रक है, शक्ति का। तो इसको बेटा सभी समझ ले ध्यान से, सबको क्लियर हो रहा है ये, बताओ जरा, बीच में कमेंट नहीं लिया हमने, बताइए जल्दी से। बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, सब क्लियर हो रहा सभी को, विवान क्या कह रहा है, पूरा समझ में आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलिए बहुत अच्छे। तो ये बन गया किलोवाट घंटा, या इसी को बेटा हमने अभी कहा था, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। अब बस यहीं से सूत्र बन जाता है, यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर, अब वी को क्या कहते हो, वोल्ट, गुणा आई को मात्रक एम्पियर। ठीक, और इसका मात्रक क्या है, घंटा, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000, ये बन गया। और वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या बोलते हैं बेटा, वाट। ठीक, तो वाट गुणा घंटा बटे 1000, ये यूनिटों की संख्या आपकी बन गई। ये तो अब इससे आप लोग क्या करोगे, जैसे आपने मान लो एक बल्ब लिया, बल्ब आपका 20 वाट का है। अब आप 20 वाट का बल्ब अगर आप 1 घंटे तक जला रहे हैं तो कितनी यूनिट बनेगी, उसको समझिए। जैसे 20 वाट का बल्ब है, या एक टेलीविजन है, टेलीविजन जो है वो 100 वाट का, उसमें किसी भी उपकरण में लिखा रहता है, उसमें ऐसे लिखा होगा, जैसे बल्ब है उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट, ठीक, 50 वाट, 220 वोल्ट, 5 वाट, ऐसे। तो टेलीविजन या कोई भी उपकरण है तो
उसमें भी ऐसे लिखा 120 वोल्ट, 100 वाट। तो अब आपने इस टेलीविजन को 100 वाट, इसको आपने 1 घंटे चला दिया, ध्यान देना 1 घंटे चला दिया, तो आपने कितनी यूनिट बिजली खर्च कर ली उसको देखिए। तो यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक, वाट आपने 100, कितने घंटे तक चला, 1, तो कितने यूनिट आपके बन गए, 1/10 यूनिट, यानी 0.1 यूनिट बन गया। कितना बन गया, 0.1 यूनिट। और अगर आपने यही टेलीविजन, ठीक है, 10 घंटे तक रन कर दिया, कितने तक, 10, अब मान लो एक दिन में आपने चलाया, एक दिन में आपने 1 घंटे चलाया, ठीक है, और 30 दिन में यही कितने घंटे हो जाएगा, चलिए 30 दिन में, 30 डेज में, 30 डेज में इसकी यूनिटों की संख्या अगर हम ज्ञात करें, यूनिटों की संख्या, ठीक, तो ये बन जाएगी 100 इंटू 30 अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3, आपने 3 यूनिट बिजली खर्च कर ली। कितने यूनिट, 3 यूनिट, समझ गए, कितने यूनिट खर्च की, 3 यूनिट। अब उसका रेट आपसे, चलिए अगर 7 रुपए पर यूनिट चार्ज है, तो आपने टोटल चार्ज कितना खर्च किया, 7 दिया 21 रुपए, ठीक। तो इस प्रकार से हम पूरे अपने घर के जितने भी सिस्टम है सबको हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पंखा है, टेलीविज़न है, इसीलिए बेटा जैसे 100 वाट का बल्ब आपने घर में लगा दिया, तो 100 वाट का बल्ब आपने लगाया, तो इसका मतलब अगर उस बल्ब को आप 10 घंटे जला रहे हैं पर डे, 10 घंटे, 100 वाट का बल्ब आप 10 घंटे लगातार जला रहे हैं, तो आप कितनी यूनिट खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, 100 इंटू 10 अपॉन 1000, यानी आप 1 यूनिट उसमें खर्च कर ले रहे हैं रोज उस बल्ब से, ठीक। और केवल एक कमरे में ही रोशनी होती है। इसी के स्थान पर अगर हम एलईडी बल्ब का, एलईडी बल्ब, इसमें क्या करें कि एलईडी बल्ब अगर हम 5 लगा लें 20-20 वाट की, और अगर हमने 5 वाट की बल्ब लगा लिया तो 20 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, और उनको 10 घंटे जलाओ तो पूरा दीपावली जैसा एंजॉय मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए, ये वैद्युत ऊर्जा हो गया। ये सबको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये इससे हम इस किलोवाट घंटा और यूनिट निकालना समझते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत सेल। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इसकी परिभाषा सभी बच्चे जानते हैं, ठीक। वह युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, ठीक, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। या ऐसे कहते हैं, वह युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखा जाता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। वह युक्ति जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, ठीक, वैद्युत परिपथ में या परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखा जाता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। और वैद्युत सेल में दो छड़ें, दो धातु की छड़ें होती हैं, दो धातु की क्या होंगी, छड़ें, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। दो धातु की छड़ें होंगी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड या प्लेटें, ठीक।
और उनके बीच में जो घोल भरा रहता है, यानी प्लेटें जिस घोल में दबी रहती हैं, डूबी रहती हैं, उसको हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। समझ गए होगे? सेल है, सेल में दो छड़ें होती हैं धातु की, ठीक, और वो जो होती हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। इसके बाद वो प्लेटें जिस घोल में डूबी रहती हैं उनको वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी सेल हमारा करता क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब आइए, अब इसी में बस अगले टॉपिक पे, सेल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है इसकी परिभाषा। सेल का विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या इसको EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF। ठीक, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बेटा? देखिए, सेल में एक किसी वैद्युत परपथ, ठीक है, कोई वैद्युत परपथ है या सेल ही कह दीजिए, ठीक, सेल में एकांक आवेश को, सेल में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक, या हम ऐसे इसकी परिभाषा ऐसे कहें, देखिए ऐसे समझिए, जैसे कोई वैद्युत परपथ है, इस तरीके से पहले इसको वैसे समझिए प्रैक्टिकल। जैसे कोई वैद्युत परपथ है ये ऐसा, ठीक, और यहाँ पे बेटा हमने एक सेल लगा दिया ऐसे। सेल का सिंबल ये होता है कि इलेक्ट्रोड एक प्लस का एक माइनस का, ऐसा आपने सेल लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है। तो अब बेटा इसमें हम इसका विद्युत वाहक बल जब सेल का निकालेंगे तो इसको हम परिभाषा देंगे कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परपथ में, एकांक आवेश को पूरे परपथ में सेल सहित, ठीक, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, एकांक आवेश को पूरे परपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कोई आवेश लिया और उसको हमने सेल सहित यानी पूरे परपथ में प्रवाहित करना है, तो सेल क्या है? उसको ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, या सेल उसमें कार्य कर रहा है, ठीक, तो वही सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। ठीक, तो पूरे एकांक आवेश को पूरे परपथ में सेल सहित शब्द जरूर लगाइए, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बेटा विवान क्या लिख रहे हो? KWT, ये क्या प्रांजुल क्या लिखा? KWT क्या लिखा बताओ? KWT, चलिए प्रश्न लेते हैं। ये क्या है सर? जो एवर रेडी सेल आता है तो उसमें दो प्लेटें होती हैं। हाँ बेटा उसमें होती हैं, एक कार्बन की पीछे, एक कार्बन की प्लेट लगी रहती है, एक नीचे पीछे जो बॉटम होता है वो कार्बन होता है, और ऊपर वाला एक धातु का जो होता है तो वो उसमें कार्बन की छड़ पड़ी रहती है। ठीक, किसकी? कार्बन की। तो वो शुष्क सेल होता है, अभी आगे बताएंगे इनको सबको। ठीक है, सेल शुष्क, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, ये सब इस तरीके से उसमें भी दो प्लेटें वर्क करती हैं।
और बताओ विवान जल्दी क्या है। प्रांजुल क्या कह रहा था, दोबारा से जल्दी करें फटाक से। अभिषेक कुशवाहा KWT क्यों लिख रहा है बेटा, KWH होता है। हाँ KWH होता है, KWH इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये पूछा जाता है किलोवाट घंटा क्या है, ठीक है। तो ये एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या है, एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। यानी कि विद्युत ऊर्जा के नापने वाले मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं, ऐसे कह दीजिए। विद्युत ऊर्जा मापने वाले मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, यानी BTU भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और साधारण बोलचाल में इसको क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा के क्षय को नापने वाले मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं, KWH बोलते हैं इसको, KWH, ठीक है। और बताओ बेटा, और किसी को कुछ डाउट हो जल्दी बोलिए। और किसी को कुछ पूछना। अभिषेक कुशवाहा आ गए सर, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। जो इसको याद रखिए, किलोवाट घंटा क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो मूल्य निकालते हैं उसी का एक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा क्या है, एक मात्रक, जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। या जूल के स्थान पर, जैसे विद्युत ऊर्जा का मुख्य मात्रक क्या है, जूल। और बस क्या करते हैं हम, उसकी अगर हमें कीमत निकालनी है तो उस जूल के स्थान पर हम उसको किससे डिनोट कर लेते हैं, किलोवाट घंटा से। उसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, या शॉर्ट में यूनिट बोला जाता है, ठीक। तो अब हम लोग चल रहे थे सेल के विद्युत वाहक बल पर। तो सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में, एकांक आवेश के सहित पूरे परपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E से। तो अगर मान लो ये सेल जो है Q आवेश पूरे परपथ में प्रवाहित कराए, ठीक, और इसको जो ऊर्जा दे उस समय ये W ऊर्जा दे, तो E बराबर हो जाएगा W/Q। E बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। और इसका मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक। और जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे विद्युत विभव में जूल प्रति कूलाम को वोल्ट, तो इसको भी हम बोलते हैं वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, ठीक। तो E बराबर W/Q। इसके बाद देखो, अब इसके लिए आप लोग कई फार्मूले W बराबर जो वैल्यू निकाली थी वो आप लोग पुटअप कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल का सिंबल होता है वो ये होता है, एक इसमें बड़ा इलेक्ट्रोड दिखाओगे जो कि प्लस का होता है, और एक माइनस छोटा दिखाओगे वो माइनस का होगा। और साथ साथ में कहीं कहीं, मतलब ऐसे भी लिखा होगा, और साथ साथ में कहीं कहीं इस प्रकार से भी रिजल्ट रहेंगे, एक बड़ा और उसके साथ एक रेजिस्टेंस, ऐसा। ये तो ये जो है ये सेल के सिंबल है, ठीक। और इसमें बेटा जो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन होती है वो इसके ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो विद्युत वाहक बल की दिशा होती है, विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन होती है, तो वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। यानी विद्युत वाहक बल जो होगा वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर दिष्ट होगा, ऐसी कंडीशन, ठीक। तो इसको हम पूरे उसको कह देते हैं ऐसे, इसको कहीं कहीं ऐसे भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा इस प्रकार से।
तो इसको बेटा हम बोल देते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या हो गई? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्यू आवेश को प्रवाहित करने में डब्ल्यू जूल ऊर्जा दी जाए तो ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक, और इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इसमें जो विद्युत वाहक बल होता है ये ऋण इलेक्ट्रोड से या ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर दिष्ट होता है। ठीक है, ये सभी समझ गए हो गए आप लोग। अब इसके बाद इसमें आइए, अब इसका जो विमीय सूत्र बनेगा, तो बेटा जो विभव का विमीय सूत्र होता है वही इसका विमीय सूत्र बन जाता है। तो इसका विमीय सूत्र जो बनेगा विभव का, या निकाल लीजिए आप लोग। ठीक, डब्लू, तो डब्लू का हो जाएगा m/t-2 अपॉन आवेश का होता है at। तो ये जब आप ऊपर ले जाएंगे तो mL2t-3a-1 ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसी में टॉपिक है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। टर्मिनल विभवांतर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, या इसको अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी RENC। ठीक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये भी सेल के लिए, ठीक है, यानी इस वैद्युत परपथ के लिए। जैसे देखो इसको समझो, ये क्या था कि सेल ने अभी यहाँ धारा दी, ठीक है, तो इसके सिरों का जो वोल्टेज रहेगा ये वाला, ये इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, परिभाषा क्या होगी? किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, जैसे इसी में था दो बिंदु थे, यहाँ से यहाँ तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात समझ गए होंगे कि किसी वैद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, कोई वैद्युत परपथ है उसमें दो बिंदुओं के बीच हमें क्या प्रवाहित करना है? एकांक आवेश। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये एकांक आवेश पहुंच जाएगा, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? एक कार्य करना पड़ेगा। तो वही किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उस परपथ का टर्मिनल विभवांतर या उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। तो किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर या उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं V से। अगर Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य करना पड़े तो V बराबर W/Q होता है। Q क्या है? Q आवेश को वैद्युत परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या है? W। तो ये हो जाता है, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q। इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? वोल्ट। ठीक बेटा, तो ये टर्मिनल विभवांतर हो। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों एक जैसे लिखे W/Q, और वहां पे भी लिखा है W/Q। दोनों रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं, W/Q और W/Q। ठीक है, इनमें परिवर्तन समझ के चलना है। V = VW/Q होता है, ठीक, और E बराबर भी W/Q हो जाता है, बराबर नहीं लिखेंगे, W/Q। ये है आपका EMF और ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल PT मान सकते हो, ठीक, VT।
मान लीजिए कुछ VT, ये EMF हो गया। अब क्या है कि यदि सेल जैसे खुला हुआ, आप सेल दुकान से ले आए, दुकान से ले आए सेल, ठीक, सेल ले आए, इस समय उसको क्या किया आपने, उसका उसको वोल्टेज वोल्ट मीटर में लगाया और वोल्टेज मापा, ऐसे ले आए दुकान से, वोल्टेज माप लिया, ठीक, तो जो रिजल्ट आ रहा है वोल्ट मीटर में, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ऐसे ले आओ और ऐसे नाप लीजिए विद्युत वाहक बल, और इसके बाद उसको क्या करो, वो सेल को टार्च में डाल दिया, ठीक है, रेडियो में डाल दिया या कहीं पर डाल दिया और उसको ऑन कर दिया, और इसके बाद उसका वोल्टेज मापें, ठीक, तो वो कहलाएगा टर्मिनल विभवांतर। यदि बेटा सेल धारा नहीं, परिपथ में धारा नहीं दे रहा है, तो नापा गया विभवांतर या नापा गया वोल्टेज विद्युत वाहक बल कहलाता है, और यदि सेल धारा दे रहा है तो नापे गए वोल्टेज को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। जब सेल धारा नहीं दे रहा है तो नापे गए वोल्टेज को विद्युत वाहक बल, और जब सेल परिपथ में धारा दे रहा है तो उस समय सेल का नापा गया निकाला गया वोल्टेज सेल इसके परिपथ का क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक सेल के लिए और भी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि सेल के अंदर एक घोल भरा होता है जिसको हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो सेल के भीतर वैद्युत धारा के मार्ग में, सेल के भीतर वैद्युत धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा जो रुकावट या अवरोध पैदा किया जाता है, उसी अवरोध को हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। ठीक, सेल के भीतर वैद्युत धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा, ठीक, उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सेल के अंदर धारा पूरे परिपथ में, मतलब सेल के अंदर से होकर भी धारा जा रही होती है, तो सेल के अंदर जब होकर धारा जा रही होगी तो उस समय उसका घोल उस धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, और उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, अवरोध को बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम बेटा R से प्रदर्शित करते हैं। अब ये R जो होता है, R की निर्भरता क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। R जैसे अब ये है प्लेटें, ऐसे एक प्लेट मान लो यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, इनके बीच की दूरी अगर D है, ठीक, ये प्लस की ये प्लस की, तो इनके बीच की दूरी अगर D है, ठीक है, तो ये R हो गया D के अनुक्रमानुपाती। R किसके अनुक्रमानुपाती, D के। मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा अधिक दूरी पर प्लेटें रखेंगे उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो धारा के मार्ग में बहुत अधिक रुकावट आएगी। इसीलिए सेल को जब निर्मित करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पास पास अति अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि सेल के घोल में जो डूबी हुई प्लेटें होती हैं, प्लेटों के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वो जैसे प्लेट डूबी हुई है, वो घोल में कितना क्षेत्र ले रही है, ठीक, तो इसमें R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल कम होगा घोल के अंदर, तो प्लेट का क्षेत्रफल अगर कम है तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए वहां पर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा मोटा इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है। ये नहीं एक सुई के समान डाल दो, तो सुई के समान अगर प्लेट बना देंगे तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप कैसा बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि जो सांद्रता होती है, तो सांद्रता अगर बढ़ जाए, घोल की सांद्रता अगर बढ़ जाए, तीसरे पॉइंट में घोल की सांद्रता के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ये इसमें भी, यानी कि R अनुक्रमानुपाती घोल की सांद्रता, ठीक, सांद्रता, ये भी याद रखिए। पहला, किसी सेल के भीतर धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यदि प्लेटों के बीच की दूरी बहुत अधिक होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। ठीक, प्लेटें जो घोल में डूबी होती हैं उनके क्षेत्रफल का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इससे रेजिस्टेंस कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। घोल की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और ये जो होता है ये घोल की प्रकृति पर, घोल है यानी वैद्युत अपघट्ट है, ये किस प्रकार का है उसकी प्रकृति और प्लेटों की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। ठीक, तो ये बेटा यहां से तो बेटा चल रही है विमान। सर हम लोग जो घर में उपकरण प्रयोग करें का प्रयोग उसमें टर्मिनल विभवांतर होता है। हाँ बेटा, उपकरण है। उपकरण में जब आप देखिए, जैसे मान लो आपने बैटरी लगाई, ये विमान का प्रश्न है, जब आपने बैटरी लगाई, ठीक है, तो क्या हुआ, उस बैटरी से डिस्चार्ज हुआ, बैटरी का आवेश परपथ में गया। तो जब बैटरी आवेश आपको दे रही है तो सीधी सी बात है, जब आप बैटरी से धारा ले रहे हैं तो जो हम उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बल्ब जला रहे हैं, ठीक, तो बल्ब जला रहे हैं तो उसमें बैटरी की खपत हो रही है, तो सीधी सी बात उसमें टर्मिनल विभवांतर बनेगा। यदि बेटा बैटरी किसी प्रकार की धारा का, या सेल जो है किसी प्रकार की धारा का खपत ना करे, ठीक, तो टर्मिनल विभवांतर नहीं बनेगा, और यदि खपत हो रही है तो टर्मिनल विभवांतर बनेगा। हमने कहा अगर सेल धारा ना दे तो विद्युत वाहक बल, और यदि सेल धारा दे, ठीक, तो उसका टर्मिनल विभवांतर। ठीक, तो फिर आज सेशन यही बात करते हैं। आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग कल अगले टॉपिक में, ठीक है, अगले टर्म पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। अब हम कल इसी में अगले टर्म में इस टर्मिनल विभवांतर, ठीक, विद्युत वाहक बल और इन आंतरिक प्रतिरोधों में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए सभी को नमस्ते, मजा कीजिए।